वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं अपने सिलेबस की नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है द बॉल पोएम। आप फोटो को देख के भी समझ गए होंगे कि इस पोएम में एक बच्चे का जिक्र होने वाला है कि कैसे वो अपनी बॉल से खेलता है और कैसे फिर उसकी बॉल खो जाती है। बॉल खो जाने का जो अनुभव है वो उसे कैसे परेशान करता है, ये हम जानेंगे। उसके बाद देखेंगे इस पोएम के वर्ड मीनिंग और इसके लिटरेरी डिवाइसेस। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ? अब वो बच्चा क्या करेगा? पोएट देख रहा था एक बच्चे को कि वो बच्चा अपनी बॉल से खेल रहा है, तो पोएट अब कहता है कि अब वो बच्चा क्या करेगा। Who has lost his ball? जिसने खो दी है अपनी बॉल। लोस्ट का मीनिंग होता है खो देना। What is he to do? क्या अब उसे क्या करना चाहिए। I saw it go. saw का मीनिंग होता है देखना। मैंने इसे देखा है जाते हुए। पोएट कहता है जो बच्चा खड़ा है जिसने अपनी बॉल खो दी है, अब उसे क्या करना चाहिए। तो पोएट कहता है कि मैंने उसकी बॉल को जाते हुए देखा है। मैरीली खुशी खुशी, बाउंसिंग उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट गली में नीचे की ओर जा रही थी। एंड देन का मीनिंग होता है तब। मैरीली खुशी खुशी, ओवर सब खत्म हो गया। देयर इट इज़ इन द वाटर, अब देखो ये चली गई है उस पानी के तालाब में, यानी जो पास में वाटर बॉडी है वहाँ पर अब उस बच्चे की बॉल चली गई है, खो गई है। अब वो बच्चा उस पेन को अनुभव कर रहा है। तो पोएट कहता है कि अब इस बच्चे को क्या करना चाहिए जिसकी बॉल खो गई है। नो यूज टू से, अब ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि देखो यहाँ पर दूसरी बॉल्स भी हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ का मीनिंग होता है दुख। सेकिंग का मीनिंग होता है जो आपको अंदर से झकझोर देता है, हिला देता है। फिक्सीज, उस दुख ने, फिक्सीज यानी पकड़ लिया है। द बॉय, उस लड़के को। बॉल खो जाने का जो दुख है उस दुख ने बच्चे को पकड़ लिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड का मीनिंग होता है जो एक ही जगह पर बिना हिले डुले खड़े रहे। अब ये एक ही जगह पर खड़ा है बिना हिले डुले। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग का मीनिंग होता है घूरना, घूर के देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, हार्बर का मीनिंग होता है पानी का तालाब या कोई वाटर बॉडी जहाँ पर उसकी बॉल चली गई है, और अब वो वहाँ पर देख रहा है, अपने बीते हुए दिनों को याद करता है। यंग डेज का यहाँ पर मीनिंग है उस बॉल के साथ उसने अपने बचपन में जो दिन बिताए थे, खेलते समय उसकी जो यादें जुड़ी थी उस बॉल के साथ। अब वो उन यादों को, उन अनुभवों को फिर से रिमाइंड कर रहा है और सोच रहा है उस बॉल के बारे में। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं अब उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकता। वैसे इंट्रूड का मीनिंग होता है, इंट्रूड का मीनिंग होता है बिना इजाज़त के घुसना किसी इलाके में, लेकिन यहाँ पर मीनिंग होगा कि जब तक वो बच्चा परमिशन नहीं देता, बच्चा नहीं चाहता, तब तक पोएट उसे कुछ भी ऑफ़र नहीं कर सकता। ए डिम, डिम का मीनिंग जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है वैसे ही यहाँ पर डिम है। डिम का मीनिंग यहाँ पर आप रुपया मान के चलो। अनदर बॉल, अब मैं उसे पैसा दूँ या कोई दूसरी बॉल ला कर दूँ। इज़ वर्थलेस, वर्थलेस होता है जिसकी कोई कीमत ना हो, जो बिल्कुल बेकार सा हो। तो पोएट कहता है उस बच्चे के लिए अब पैसे की और कोई दूसरी बॉल अगर उसे ला कर दें तो उनकी उस बच्चे के लिए कोई कीमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस बच्चे की जो यादें थी, जो उसके एक्सपीरियंसेस थे बचपन के दिनों में, जो उसके साथ घटना घटित हुई,
उस बॉल के साथ खेलते समय सब कुछ अब उसका उस बॉल से ही जुड़ा हुआ था जो उस पानी के तालाब में जाकर खो गई। इसीलिए अब वो नई बॉल लाएगा या उसको पैसे देंगे तो वो अपनी पुरानी यादों को वापस नहीं ला सकता। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंसेस का मीनिंग होता है महसूस करना। फर्स्ट पहली, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग होता है जिम्मेदारी। अब वो जीवन में अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस करेगा। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस अधिकारों भरे संसार में। पोजेशन का मीनिंग होता है अधिकार दिखाना। देखो आप ऐसे समझो, हर किसी व्यक्ति की आदत होती है कि उसके पास जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई भी मटेरियलिस्टिक आइटम्स हैं, वो हर चीज़ के ऊपर अपना दावा ठोकता है कि ये घर मेरा है, ये पुस्तक मेरी है, ये बैग मेरा है, ये बोतल मेरी है, ये पेन मेरा है। सब चीज़ों के ऊपर वो दावा करेगा कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। इसी को बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि सब व्यक्ति अपनी चीज़ों के ऊपर अपना अधिकार दिखाते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल खरीदते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो बॉल हमेशा कभी ना कभी खो ही जाती है। लिटिल बॉय, ये जानकारी अब इस बच्चे को मिलेगी, उसे अब ये समझना होगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बॉल है वो एक सिंबल है। वो सिंबल है आपके प्रियजनों का, यानी बच्चा महसूस करेगा कि जैसे उसकी बॉल खो गई वैसे ही हम सबके जो नियर डियर वंस होते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिनके साथ हमारा जुड़ाव होता है, वे भी किसी ना किसी दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। जैसे बच्चे की बॉल खो गई वैसे ही कभी ना कभी हमारे प्रियजन हमसे बिछड़ जाते हैं। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, कोई उस बॉल को वापस नहीं खरीदता। बाय का मीनिंग होता है खरीदना। कोई उस बॉल को वापस नहीं खरीद सकता, यानी कि आपका जो प्रियजन गुजर गया, जो अब आपके साथ नहीं है, कोई उसको वापस नहीं ला सकता। जैसे बच्चे की यादें जुड़ी हुई थी उस बॉल के साथ, वैसे ही आपकी यादें, आपका मन जुड़ा हुआ होगा अपने प्रियजन के साथ। जैसे बच्चे के एक्सपीरियंसेस बॉल्स के साथ थे, वो उसी एक बॉल के साथ थे जिसके साथ वो बचपन से खेलता आ रहा था। ऐसा ही मामला हमारे साथ भी होता है। हमारे अनुभव, हमारा अटैचमेंट उसी एक व्यक्ति से ज़्यादा हो जाता है जिसके साथ हमें बचपन से ही लगाव था। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा केवल बाहरी दिखावा है। एक्सटर्नल का मीनिंग होता है बाहरी, दिखावटी। पैसे से आप बॉल तो खरीद सकते हो, लेकिन उस बॉल के साथ में आपके जो अनुभव जुड़े हुए थे, आपकी यादें जुड़ी हुई थी, उन्हें आप पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास भले कितना ही पैसा हो, अगर आपका कोई प्रियजन चला गया, उस प्रियजन के साथ में आपकी जो यादें थी, खट्टी मीठी जो भी हों, वो यादें, वो अटैचमेंट कभी वापस पैसे से नहीं आ सकता, क्योंकि वो हमारा जो कुछ भी था वो सब कुछ उस इंसान के साथ ही था। ही इज़ लर्निंग, अब वो बच्चा सीख रहा है। लर्निंग का मीनिंग होता है सीखना। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, अपनी उदासी, निराशा भरी आँखों के पीछे। डेस्परेट का मीनिंग होता है उदास या निराश। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस का मीनिंग खो देना। एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग होता है ज्ञान की इच्छा। देखो, जब वो बच्चा कुछ खोएगा, जैसे उसने अभी बॉल खो दी, तभी तो उसे पता चलेगा, तभी तो उसे संसार की समझ आएगी कि किसी चीज़ को खो देने के बाद कैसे हमारे अनुभव होते हैं। तभी तो उसे ये ज्ञान प्राप्त होगा कि कैसे उसे दुख का महसूस हो रहा है, कैसे निराशा हो रही है, और उसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो चीज़ खो गई वो वापस नहीं आ सकती। हाउ टू स्टैंड अप, अब वो सीखेगा कि कैसे उसे वापस खड़े होना है। वापस खड़े होने का यहाँ पर मतलब है
अपने दुख के ऊपर कंट्रोल करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। नोविंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, अब वो जानेगा, नो का मीनिंग होता है जानना, वो चीज़ जानेगा जो हर आदमी को एक ना एक दिन पता चल ही जाती है। देखो, ये किसी चीज़ को खो देने का जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वो हर आदमी को अपने जीवन में किसी ना किसी एक दिन होता है। मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ, ऐसे ही हर परिवार में जो भी व्यक्ति होते हैं, सबने कभी ना कभी अपने लव्ड वंस को गंवाया होता है, तो सब इस पेन को जानते हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग तो इसे बहुत दिन पहले ही जान चुके हैं। और ये क्या जान चुके हैं? हाउ टू स्टैंड अप, कि हमें कैसे इस दर्द से ऊपर उठना है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो बच्चे की बोल है वो सिंबलाइज करती है हमारे लव्ड वंस को। जैसे बच्चे ने बोल को खोया, वैसे ही हमारे लव्ड वंस हमसे बिछड़ जाते हैं। बच्चा भी एक जगह खड़ा होकर उस पानी के तालाब को घूर रहा है। वो सोचता है, क्योंकि अभी तक उसे ज्ञान नहीं था कि शायद उसकी बोल वापस आ जाए, शायद उसके साथ जो उसके एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए थे उन्हें वो वापस प्राप्त कर सके। ऐसे ही इंसान भी सोचता है, जब तक उसे इसकी असलियत का पता नहीं चलता। उसे भी लगता है कि जो लव्ड वंस बिछड़ गए हैं, हो सकता है वो कभी वापस आ जाएं। क्या हम पैसे से उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ना पैसे से बच्चा उस बोल को प्राप्त कर सकता जो खो गई, ना हम पैसे से अपने लव्ड वंस को प्राप्त कर सकते। और आखिरकार उस बच्चे को भी और हमें भी ये बात सीखनी ही पड़ेगी कि जो चीज़ आई है संसार में, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसका भी कोई ना कोई टाइम है, वो भी कभी ना कभी हमसे अलग ज़रूर हो जाएगी। और यही संसार की ट्रूथ है, और ये हम सबको समझनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं इस पोएम के वर्ड मीनिंग। पहला है लोस्ट। लोस्ट का मीनिंग होता है खो देना। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी में लिख सकते हो। मैरीली, मैरीली का मीनिंग होता है हैप्पीली, खुशी से। बाउंसिंग, कहते हैं ना बॉल बाउंस करती है, तो जंप करते हुए, उछलते हुए। शेकिंग, शेकिंग का मीनिंग होता है जो आपको बिल्कुल अंदर से झकझोर दे, आपके अंदर से हिला दे। ग्रीफ, ग्रीफ का मीनिंग होता है पेन, दुख। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। रिजिड, कठोर या कड़ा, जो एक जगह से बिल्कुल हिले ही ना। कहते हैं ना कि वो अपने दर्द में, दुख में सुन्न होके खड़ा रह गया, तो उसको बोलते हैं रिजिड। स्टेरिंग, घूरना। हार्बर, पानी का तालाब। इंट्रूड, इच्छा के विपरीत बोलते हैं किसी इलाके में बिना उसकी परमिशन के घुसना, यानी जिसकी प्रॉपर्टी है वहाँ बिना उसकी परमिशन के चले जाना। वर्थलेस, बेकार, जिसकी कोई कीमत ही ना हो। डिम, पैसा या रुपया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। पोजेसन, अधिकार। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मीनिंग है बाहरी या दिखावटी। जैसा कि पोएम में आया कि पैसा केवल दिखावटी काम करता है, वो हमारे संबंधों में मधुरता या मिठास नहीं ला सकता। जो हमारे लव्ड वंस हमसे अलग हो गए हैं, उन्हें हम वापस नहीं ला सकते। लर्निंग, सीखना। डेस्पिरेट, उदास या निराश। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान का सिद्धांत, ज्ञान की इच्छा, किसी ज्ञान की प्राप्ति। अब देख लेते हैं इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेज आए हैं। सबसे पहला इसमें आया है इमेजरी। अब आपको इमेजरी का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, पोएम को पढ़ते पढ़ते जब हम अपनी आँखों के आगे उस दृश्य को सोचने लग जाते हैं, जैसे पोएम में आया था मैरीली बाउंसिंग, तो अगर हम सोचने लग जाएं तो हम अनुभव कर सकते हैं कि बॉल कैसे गली में से उछलते हुए गई होगी। डेस्पिरेट आइज़, जब बच्चे की बॉल खो गई तो वो जब ज्ञान की उसे प्राप्ति होती है तो बच्चा कैसे दुख की मुद्रा में बैठ के सोच रहा होगा, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है रिपीटिशन, यूज़ ऑफ बोल एंड वट वर्ड्स रिपीटेडली। अगर आपको याद हो, अभी हमने पोएम में पढ़ा था तो एक लाइन में आया था वट द बॉय टू डू। अब बच्चा क्या करेगा, 2 बार वट शब्द का यूज़ हुआ था। वैसे ही बोल शब्द का यूज़ बार बार हुआ है। तो आपको याद रखना है, जब किसी एक शब्द का यूज़ एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा बार हो तो वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस होता है रिपीटिशन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस भी हर पोएम में हम पढ़ते आ रहे हैं। जब किसी वावल साउंड की बार बार अनुभूति हो, वो भी आसपास के शब्दों में ही। ये ज़रूरी नहीं कि वर्ड्स के स्टार्टिंग में ही आए, हो सकता है उनके बीच में आ रहा हो। जैसे यहाँ पर है बॉय, हु, नाउ, लोस्ट, यानी ओ वर्ड की साउंड आपको बार बार आ रही है। बस आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर जो साउंड आ रही है वो केवल और केवल वावल साउंड है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हीं की साउंड जब बार बार आती है तो उसको बोला जाता है एसोनेंस। फिर है अलिट्रेशन, यानी कि किसी कॉन्सोनेंट साउंड का किसी लाइन में शब्दों के स्टार्टिंग में ही आ जाना। ऊपर में आ रही थी वाउल साउंड और वो लाइन में कहीं भी आ रही थी, लेकिन अब आप देखोगे कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो वर्ड्स के स्टार्टिंग में आएगी। जैसे बाइज अ बॉल बैक, ब, बी की साउंड शब्दों के बिल्कुल शुरू में बी है, तो इसको बोलते हैं अलिट्रेशन। नेक्स्ट है एनाफोरा, द रिपीटिशन ऑफ वट शब्द का जो बार बार यूज हुआ था, एक ही लाइन में आया था। एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन्स एम्फेसिस द बॉयज क्वेश्चनिंग एंड कन्फ्यूजन। बच्चे के मन में जो पर्सन है उसके भाव जो बह रहे हैं और किस तरह वो हैरान है, जैसे जैसे उसे ज्ञान का अनुभव होता जाएगा उसके प्रश्नों का जवाब उसे मिलता जाएगा। तो जो एक ही शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है और वो भी लाइनों की स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ किसी एक लाइन में नहीं, अगर एक लाइन में ही आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे रिपीटिशन। अलग अलग लाइनों के स्टार्टिंग में सेम वर्ड का यूज होना वो कहलाएगा एनाफोरा। नेक्स्ट है सिम्बोलिज्म। ये मैंने आपको पोएम पढ़ाते पढ़ाते ही बता दिया है कि पोएम में बोल जो है वो सिंबल है हमारे लव्ड वंस का, जो बच्चे के अनुभव जुड़ गए थे उस बोल के साथ, जो उसका बचपन बीता, जो उसकी भावनाएं थी। जैसे बोल खोई वैसे ही उसकी वो सारी भावनाएं भी खो गई। तो ये थी आज की पोएम। वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और वर्ड मीनिंग भी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। साथ ही साथ आपको लिटरेरी डिवाइस की समझ भी अच्छी हो गई होगी। तो चलिए खेलते हैं आपके साथ मिलकर। बोल पोएम में जैसे बच्चा खेल रहा था आप भी खेलते रहिए, लेकिन खेलने के साथ साथ पढ़ते भी रहिए। थैंक यू।